अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन एंड रेजोनेंस मेथड। ये जो रेजोनेंस मेथड वाला टॉपिक है वो भी स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, इसीलिए हम इन दोनों टॉपिक्स को आज इकट्ठा देखेंगे। और अगर इससे प्रीवियस टॉपिक की बात करूँ तो वो था हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। तो वहाँ पर हमने बात की थी कि बेंजीन जो होती है उसमें डीलोकलाइजेशन होती है और उस डीलोकलाइजेशन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस बेंजीन के रिंग के ऊपर है और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस बेंजीन रिंग के नीचे है। की थी ना बात ये हमने, है ना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिंग के ऊपर हो और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिंग के नीचे हो तो हमने वहाँ पे लास्ट पे बात की थी कि इस वजह से बेंजीन क्या होती है, स्टेबल होती है। तो आज हम अगर इस चीज़ को प्रूव कर दें कि वाकई ही ऐसा है कि बेंजीन पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर है और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे है, यानी कि डीलोकलाइजेशन हो रही है, तो हम क्या साबित कर देंगे? असल में हम साबित कर देंगे बेंजीन क्या होती है, हम ये साबित कर देंगे बेंजीन क्या होती है, स्टेबल होती है। ठीक, तो अब आपको दो चीज़ों को समझना है, एक तो हमारे पास एनर्जी को, है ना, और दूसरी स्टेबिलिटी को। इन दोनों का क्या रिलेशन है? तो बच्चों, एनर्जी किसी मालिक्यूल की जितनी ज़्यादा होती है, ठीक, किसी मालिक्यूल की एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है। ठीक है ना, मतलब अगर किसी के पास ज़्यादा एनर्जी है तो वो स्टेबल आराम से नहीं बैठने वाला, वो क्या करने वाला है, वो पंगे लेने वाला है। ठीक है ना, दूसरे मालिक्यूल के साथ, यानी कि वो रिएक्शन करेगा जाके, क्योंकि उसके पास एनर्जी है, उसके पास इतनी पावर है कि वो दूसरों के साथ जाके फाइट करे, या आप कह लो कि थप्पड़ो थप्पड़ी हो। और अगर किसी मालिक्यूल की एनर्जी जो है वो कम है, ठीक, किसी मालिक्यूल की एनर्जी कम है तो उसके पास एनर्जी कम है, इट्स मीन कि वो क्या कर सकता है, दूसरे के साथ जाके पंगे वंगे नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इट्स मीन कि उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो आराम से बैठा रहेगा और उसके पास आराम से बैठने की पावर क्या है, असल में उसकी स्टेबिलिटी है। तो ये दो रूल हैं कि एनर्जी ज़्यादा हो तो स्टेबिलिटी कम होती है, एनर्जी कम हो तो स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर ये चीज़ समझ आ गई है तो आगे चलते हैं। ठीक, और यही चीज़ आगे जाके यूज़ होनी है। ठीक, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हमने बच्चों हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की बात करनी है, वही इसमें एनर्जी की बात करेंगे, तो हम पहले डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं। और ये रिएक्शन हमने अल्कीन्स के रिएक्शन में पढ़ा भी हुआ है और सबसे फर्स्ट रिएक्शन था हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, जिसपे हमने रेन निकल को एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया था। तो वहाँ पर हमने बात की थी कि जब हम अल्केन की हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं तो ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, बात की थी ना, है ना। लेकिन साथ ही साथ ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो इट्स मीन कि इसके अंदर से हीट खारिज होती है, और वो हीट जो निकलती है एक डबल बॉन्ड के लिए वो थी 119.5 किलोजोल पर मोल। इतनी हीट यहाँ से खारिज होगी। और वहाँ पे हमने ये भी बात की थी कि अगर किसी मालिक्यूल के अंदर, किसी अल्कीन के अंदर दो डबल बॉन्ड हों, ठीक है ना, वैलेंसी खुद ही पूरी कर लीजिएगा, तो वहाँ पे दो मालिक्यूल हाइड्रोजन के चाहिए होंगे हाइड्रोजिनेशन करवाने के लिए। तो अगर दो डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है, तो ठीक अल्केन तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन साथ ही साथ इसका डबल हीट यहाँ से खारिज होगी, है ना। ये बात याद आई आपको? ठीक, क्या होगा, इसका डबल हीट यहाँ से खारिज होगी अगर आपके पास दो डबल बॉन्ड है। और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास भाई 3 डबल बॉन्ड है ना, तो क्या होगा, 3 मालिक्यूल हाइड्रोजन के चाहिए होंगे, है ना, तो बनेगी तो अल्केन ही, क्योंकि आपने टोटली हाइड्रोजिनेशन करवा दी है। तो साथ क्या होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड के लिए इतनी हो रही है, 2 डबल बॉन्ड के लिए इसका डबल हो रही है, तो 3 डबल बॉन्ड के लिए क्या होना चाहिए, इसका ट्रिपल नहीं होनी चाहिए। तो ये इतनी हीट यहाँ से खारिज होनी चाहिए, है ना। ठीक है बच्चों, और अगर इसका मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो ये आएगा 19 2 38 2 3 और ये वाला 9 किलोजोल पर मोल। ठीक है, इतनी हीट यहाँ से निकलनी चाहिए। और अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगी हमारे पास 260 258.5 किलोजोल पर मोल। ठीक है, इतनी हीट खारिज होनी चाहिए। सही है, समझ आती है? अगर ये चीज़ समझ लोगे तो सारा टॉपिक समझ आ जाएगा। मतलब अगर आपके पास एक डबल बॉन्ड है तो इतनी हीट खारिज होनी है, 2 डबल बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन करवानी है तो इतनी हीट खारिज होनी है, 3 डबल बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन करवानी है तो इतनी हीट खारिज होनी है। इसको जहन में रखो। अब आ जाओ हमने जो टॉपिक पढ़ना है। ठीक, तो बच्चों हम क्या करेंगे
इसी अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन, ठीक है ना, सॉरी बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को चेक करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे डिफरेंट साइक्लो अल्कीन्स के साथ, क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो साइक्लिक होता है, तो हम इसको इसीलिए साइक्लिक अल्कीन्स के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। हम डिफरेंट अल्कीन्स को उठाएंगे, उसकी हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे और हम नोट क्या करना चाहते हैं असल में, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ये वाली जो हीट निकलती है उसको हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, ठीक। तो ये अल्कीन है, इस पर हाइड्रोजन ऐड करवा दो तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, अल्केन बन जाएगा, प्लस साथ में क्या होगा, हीट खारिज होगी और हीट 119.5 किलो जूल पर मोल ही खारिज होती है, निकलती है, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर मैं, ये थी आपके पास साइक्लोहेक्सेन और उससे बना साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कोई नहीं है, बाकी वैलेंसी सारी पूरी है हाइड्रोजन के और कार्बन के साथ। यहाँ पे अगर मैं 2 डबल बॉन्ड ले लूँ, है ना, तो फिर क्या होना चाहिए, मेरे पास 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होने चाहिए, तो क्या होगा, हाइड्रोजिनेशन होगी और ये साइक्लोहेक्साडाईन, क्योंकि 2 ईन है इसलिए डाईन कहेंगे, वो कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन में। और साथ में हीट क्या होनी चाहिए, इसका ठीक डबल हीट यहाँ से निकलनी चाहिए। इसको ज़रा गौर से देखना, ठीक इसका डबल हीट यहाँ से निकलनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं निकलती, थोड़ी सी कम निकलती है। कितनी निकलती है, 231.0 किलो जूल पर मोल, इतनी हीट यहाँ से खारिज होती है, ठीक है ना। जितनी होनी चाहिए थी उतनी खारिज नहीं हो रही, इट्स मीन कि क्या है, हीट कहीं पे खर्च हो रही है, वो बाद में देखते हैं कहाँ पे खर्च हो रही है। इसी तरह से अगर मेरे पास 3 डबल बॉन्ड हो, यानी कि साइक्लोहेक्साट्राईन हो, साइक्लोहेक्साट्राईन हो, तो इसके लिए हमें 3 मॉलिक्यूल चाहिए हाइड्रोजन के, तो हीट क्या होनी चाहिए, इसका ठीक ट्रिपल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक। क्या होता है कि हीट कम निकलती है, कितनी कम होती है, वो 208 किलो जूल पर मोल हीट यहाँ से खारिज होती है। अब यहाँ से हीट जो थी वो डबल बॉन्ड से भी कम खारिज हो रही है ना, समझ आती है, ठीक है। अब इसकी कितनी हीट खारिज हुई है, मतलब सॉरी इसकी कितनी हीट यहाँ से खर्च हो गई है जो कि बाहर नहीं निकली, उसको कंपेयर करो आप किसके साथ, इसके साथ। यहाँ पे 239 निकल रही थी, इट्स मीन के इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो वो हीट जो खर्च हुई है वो हमें पता चल जाएगी। 239 को 239 को आप 231 से कर दो माइनस, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7 या 8 आएगा, 8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये जो हीट थी ये क्या हो गई है, खर्च हो गई है, इसका कोई नहीं पता कहाँ गई है, ठीक। अब कहाँ गई है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पता तो है लेकिन अभी हमें नहीं पता कहाँ गई है। और यहाँ से ये 2 लिखा हुआ है, 3 आना है, ठीक। यहाँ से जब जो हमारे पास डबल बॉन्ड थे वो 3 थे, तो हीट कितनी निकल रही थी, 358.5 समथिंग, है ना। तो यहाँ पे तो 208 निकल रही है। अगर इन दोनों का डिफरेंस लिया जाए तो वो आपके पास आएगा, हमारे पास उधर चला गया तो 10 में से 5 पॉइंट यहाँ पे आ गया, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 151 किलो जूल पर मोल। इतनी जो हीट है इसका कोई नहीं पता चला कहाँ गई है, ठीक है ना। हमने क्या किया है, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, इन दोनों को तफरीक कर दिया है, तो हमें पता चलेगा कि इतनी हीट कहीं खर्च हो रही है, ठीक है। तो ये जो हीट थी बच्चों, ये वाली और ये वाली, ये कौन सी हीट है आपके पास, ये है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। ये कौन सी हीट है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब यहाँ पे अगर डिफरेंस की बात करूँ, जिस तरह हमने ये 2 डिफरेंस लिए हैं, तो 119.5 में से 119.5 माइनस कर दें तो आंसर क्या आएगा, 0, यानी कि यहाँ पे कोई भी हीट खर्च वर्च नहीं हो रही, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है ना, इसको आपने समझना है, ये क्या चीज़ आई है। असल में क्या था कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं थी, ठीक है ना। कॉन्जुगेशन क्या होती है, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड था, और अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो वो इन 2 कार्बन्स के दरमियान में फिक्स है, ठीक। और यहाँ पे क्या था बच्चों, अल्टरनेट सिंगल डबल, यानी कि कॉन्जुगेशन पाई जा रही है। अगर यहाँ पे कॉन्जुगेशन पाई जा रही है तो ये डबल बॉन्ड ये वाला है, ठीक है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसको कार्बन नंबर 1 कहूँ, 2 कहूँ, 3 कहूँ, इसको 4 कह लेता हूँ, ठीक। ये इन 2 कार्बन पे फिक्स नहीं है, ठीक है ना।
जैसे यहाँ पे था ये डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और 2 के दरम्यान में फिक्स था, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन क्या होती है, डबल सिंगल, ठीक, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड का होना। तो यहाँ तक तो कॉन्जुगेशन है, इधर इसके भी नहीं है। तो अगर हम इस बॉन्ड को देखें जो कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान में है, ठीक है, तो ये अब क्या होता है, कॉन्जुगेशन की वजह से ये इन दो कार्बन के दरमियान में फिक्स नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ये कभी यहाँ पे शिफ्ट होता है, ठीक है, ये असल में शिफ्ट होगा यहाँ पे, ठीक, और उसकी वजह से क्या होगा, ये जो बॉन्ड था इसको भी धक्का लग जाएगा, ये भी आगे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या है, तो ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ गया है, ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक। तो मतलब क्या हुआ है कि जो डबल बॉन्ड इन दो के दरमियान में था वो यहाँ से चला है और यहाँ तक आ सकता है इजीली, है ना। यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डीलोकलाइज हो गए हैं, ठीक है ना। अब ये जो काम था, डबल बॉन्ड मैंने मूव करवाया है, ये खुद ब खुद हो जाएगा, नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो जो एनर्जी, ठीक है ना, कम आ रही है, असल में जो 8.0 किलो जूल पर मोल है, ठीक है ना, वो खर्च हो रही है इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे मूव करवाने के लिए, ठीक है ना। इसलिए इतनी एनर्जी कम आई थी, वो कहाँ खर्च हो रही है, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे मूव करवाने के लिए और इस डबल बॉन्ड को आगे मूव करवाने के लिए। इसी तरह अगर इसमें देखें तो इसमें तो बहुत ज़्यादा डीलोकलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि जैसे ही ये यहाँ पे जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे गया, ये बॉन्ड यहाँ पे आया, ये बॉन्ड यहाँ पे आया, है ना। यहाँ पे देखो तो यहाँ से फिर वो वापस चला जाएगा और ये वापस आ जाएगा, यानी कि यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आया फिर ये आगे को मूव करेगा, फिर ये इधर को मूव करेगा, फिर ये देखो, इस तरह से इनफाइनाइट डीलोकलाइजेशन होती है। तो यहाँ पे अच्छी खासी एनर्जी ज़ाया होगी, और कितनी एनर्जी ज़ाया हो रही है, 151.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इतनी एनर्जी यहाँ से ज़ाया हो रही है। असल में ये जो एनर्जी होती है, ठीक है ना, ये जो एनर्जी है असल में हमारे पास, ये कौन सी एनर्जी है, रेजोनेंस एनर्जी है। ये एनर्जी कौन सी है, रेजोनेंस एनर्जी है हमारे पास, ठीक है ना। क्यों रेजोनेंस एनर्जी है, क्योंकि बच्चों ये रेजोनेंस करवाने में हेल्पफुल है। ये मैंने कहा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये स्ट्रक्चर बना। ये दोनों क्या है, एक दूसरे की रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये अभी हमने जो रेजोनेंस मेथड पढ़ना है उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो अभी के लिए क्या है कि ये जो एनर्जी है वो क्या कर रही है, डीलोकलाइजेशन करवाने में हेल्पफुल हो रही है, यानी कि एनर्जी ज़ाया जो हो रही है वो क्या है, आपकी रेजोनेंस एनर्जी है। तो इतनी एनर्जी यहाँ से ज़ाया हुई। अगर एनर्जी ज़ाया हुई है तो इसकी एनर्जी कम नहीं हुई, इसकी एनर्जी भी कम हो गई है ना। और अगर एनर्जी कम होती है, जितनी निकलनी चाहिए थी, जितनी होनी चाहिए थी, उतनी नहीं है, इट्स मीन कि एनर्जी कम है। एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। यही वजह है कि बेंजीन क्या है, स्टेबल है। समझ आई है क्या कहा है, दोबारा से सुन लो। हमने बात की थी स्टार्ट में कि एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमने इस चीज़ को प्रूव करना था कि बेंजीन की जो एनर्जी है वो कम है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन चेक की। जब हमने इस पर हाइड्रोजन ऐड किया तो ठीक इतनी हीट खारिज होनी चाहिए थी, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड थे इसके अंदर, तो इतनी हीट खारिज होनी चाहिए थी, लेकिन इतनी नहीं हुई। जब रिएक्शन को करवाया, एक्सपेरिमेंट किया, तो पता चला कि इतनी हीट तो निकल ही नहीं रही, बल्कि कितनी निकल रही है, सिर्फ और सिर्फ -208 किलो जूल पर मोल हीट यहाँ से खारिज हो रही है। तो बाकी हीट किधर ज़ाया हो रही है, ठीक है ना, वो कहाँ पे ज़ाया हो रही थी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर। यानी कि ये बॉन्ड को यहाँ पे मूव करवाने के लिए, इस बॉन्ड को यहाँ पे मूव करवाने के लिए, इस बॉन्ड को यहाँ पे मूव करवाने के लिए। तो इट्स मीन कि जितनी हीट निकलनी चाहिए थी उतनी हीट नहीं निकली, ठीक है ना। जितनी एनर्जी होनी चाहिए थी उतनी एनर्जी नहीं है। अगर एनर्जी नहीं है तो इट्स मीन कि एनर्जी क्या है, कम है। और जिस मालिक्यूल की एनर्जी कम होती है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो यहाँ तक कन्फ्यूजन हो तो लाजमी पूछ लीजिएगा। अब हम एक ग्राफ देखते हैं जो बुक पे बना हुआ है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। वो कहता है कि अगर आपके पास साइक्लोहेक्सीन है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, है ना, और उसकी एनर्जी ये कितनी है, 119.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये सारी किलो जूल पर मोल में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर 2 डबल बॉन्ड है तो एनर्जी कितनी होनी चाहिए थी, इतनी। और ये एनर्जी कितनी है हमारे पास,
क्या बन रहा है, ठीक, अल्टरनेट डबल सिंगल लगा दिए। तो ये कितनी होनी चाहिए थी 239.5। ये वो वैल्यूज़ हैं जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, यानी कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू थी, ठीक है ना। तो हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे थे, अल्कीन वाला ही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे थे किस पे, बेंजीन पे, ठीक है ना। तो अगर बेंजीन पे यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाए तो 3 डबल बॉन्ड के लिए कितनी एनर्जी निकलती है, ये लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको ले जाओ, तो सपोज के वो ये पॉइंट है जहाँ पे 3 ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये है आपकी एनर्जी -358.5, ठीक है ना। माइनस 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 सबके साथ लगा दो, ठीक है, किलोजूल पर मोल में इतनी एनर्जी होनी चाहिए थी ना ट्रिपल बॉन्ड की। ये कौन सी वैल्यू है, कैलकुलेटेड। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो कितनी इसकी वैल्यू आ रही थी 208। तो उसको यहाँ पे ले आओ, ये 239 है। पहले इधर से चलते हैं बच्चों, यहाँ पे जितनी एनर्जी निकलनी चाहिए थी उतनी एनर्जी निकली थी ना। तो यहाँ पे तो एनर्जी का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे एनर्जी 2 डबल बॉन्ड के लिए -239.5 होनी चाहिए थी। लेकिन हमने देखा कि जब 2 डबल बॉन्ड आगे, ठीक है ना, कॉन्जुगेशन के अंदर, तो एनर्जी थोड़ी सी ज़ाया हो रही थी और वो एनर्जी यहाँ तक आ जाती है। और ये पॉइंट आपका था 231.5 वाला, ठीक है ना। तो एनर्जी का डिफरेंस चेक करने के लिए क्या आएगा, ये जो एनर्जी कम हुई है ये क्या है, एनर्जी डिफरेंस है। और ये कितना आ रहा था हमारे पास 8, है ना। और अगर इसको देखें तो ये तो और भी ज़्यादा कम हो रही है। यहाँ पे 239 है और यहाँ पे 231 है। तो इससे भी कम कितनी हो जाएगी, आप कह लो कि ये है हमारा 208 वाला पॉइंट, जहाँ पे बेंजीन का एनर्जी होता है हाइड्रोजनेशन, है ना। तो बेंजीन का एनर्जी डिफरेंस देखें तो ये सबसे क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। और ये कितना है 15.5 किलोजूल पर मोल। इतना एनर्जी का डिफरेंस है, यानी कि एनर्जी यहाँ पे होनी चाहिए थी लेकिन एक्चुअल में किधर है। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्चुअल एनर्जी कितनी थी, 208 किलोजूल पर मोल के अंदर थी। तो ये क्या थी, एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है ना। इसी वजह से बेंजीन क्या है, स्टेबल है। और अगर आप देखो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए 231.5 है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो थे, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड कह रहा हूँ, 2 डबल बॉन्ड के लिए इतनी है और 3 डबल बॉन्ड के लिए कितनी है, 208 है। तो ये और ज़्यादा कम हो गई है ना। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड थे, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है। 2 डबल बॉन्ड के लिए तो ज़्यादा आ रही है और 3 डबल बॉन्ड के लिए ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुई है, 2 डबल बॉन्ड से भी कम हो गई है। इट्स मीन कि एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। यही क्या है, स्टेबिलिटी है बेंजीन की, ठीक है। तो एक तो हमने इसको इस तरह से देखा। अब दूसरा मेथड है हमारे पास रेजोनेंस मेथड। ये जो आपके पास डिफरेंस आ रहा था, ये असल में क्यों आ रहा था, डीलोकलाइजेशन की वजह से। और जहाँ पे डीलोकलाइजेशन होती है वहाँ पे रेजोनेंस होता है, ठीक है। रेजोनेंस क्या चीज़ होती है हमारे पास, पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, रेजोनेंस मेथड। इसको समझने के देखो ज़रा, ये मेरे पास एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक, सही है। सबसे पहली बात कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है ना, क्या होता है, ये एक प्रोबेबिलिटी होती है, सॉरी पॉसिबिलिटी होती है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट पेयरिंग स्कीम को दिखाने की, ठीक है। तो अब डिफरेंट पेयरिंग स्कीम किस तरह से होगी, सबसे पहली बात कि रेजोनेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इस एरो के साथ हम दिखाते हैं। जहाँ पे ये एरो आएगा इट्स मीन कि ये वाला स्ट्रक्चर जो यहाँ पे होगा उसके साथ रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। तो अब होगा क्या, रेजोनेंस मेथड क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये जो बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 1 और 2 कार्बन के दरमियान में फिक्स नहीं है। इसी तरह से 3 और 4 के दरमियान जो डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या है 3 और 4 में फिक्स नहीं है। इस तरह 5 और 6 के भी फिक्स नहीं है। बल्कि क्या होता है, ये जो 1 और 2 के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, वो पूरे रिंग के ऊपर और नीचे क्या है, मूव कर रहे हैं। इस तरह 3 और 4 के भी, 5 और 6 के भी। तो अब होगा क्या, हम कहते हैं कि ये बॉन्ड यहाँ पे आया, 1 और 2 का बॉन्ड किधर आ गया, 2 और 3 के दरमियान यहाँ पे, ठीक। और फिर ये जो 3 और 4 का बॉन्ड था
ये चला गया 4 और 5 के दरमियान में यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड जो था वो चला गया 1 और 6 के दरमियान में यहाँ पे। तो ये जो चीज़ बनी है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड, कि पॉसिबिलिटी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट पेयरिंग स्कीम को। पहले हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लिया, अब हमने किया यहाँ पे लिया, तो इसकी बेंजीन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो यही क्या है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक। तो अब यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात कैसे करेंगे बच्चों, जितनी किसी मालिक्यूल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगी ना, जितनी किसी मालिक्यूल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगी उतना ही वो क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है ना। या जितनी किसी मालिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है उतना ही वो स्टेबल होता है। पीछे हमने देखी थी ना, जो डिफरेंस आ रहा था एनर्जी का, वो रेजोनेंस एनर्जी थी। जो डबल बॉन्ड थे उसकी एनर्जी कम थी, जो ट्रिपल बॉन्ड थे उनकी एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी। वो असल में कौन सी एनर्जी थी, रेजोनेंस एनर्जी थी। तो रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की ज़्यादा थी, और जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा उल्टा कंसेप्ट है रेजोनेंस एनर्जी वाला, कि रेजोनेंस एनर्जी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी इट्स मीन कि उसमें रेजोनेंस उतनी ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होती है उतना ही वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो अब हम देखते हैं बेंजीन का एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने ये बना लिया, ठीक है, और ये इसका रेजोनेंस है। तो ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अब डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं कि यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इस वन कार्बन नंबर 1 का और कार्बन नंबर 4 का, ये आपस में शेयरिंग कर लें, है ना। जो ये है आपके पास, ये आपका कार्बन नंबर 1 का है, ये कार्बन नंबर 6 का है, तो ये दोनों क्या कर लें, इस तरह से शेयरिंग कर लें, है ना। ये पॉसिबिलिटी भी है ना, यानी कि ये डबल बॉन्ड बना लें तो बन सकता है भाई। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया आपने कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान में, तो इससे क्या होगा कि एक बॉन्ड डबल हो जाएगा, कार्बन नंबर 6 और ये थी 5, ठीक है, ये 3 थी और ये 2 थी, एक डबल बॉन्ड इनके दरमियान आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड इनके दरमियान आ जाएगा, यानी कि आपने किया है अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड ही रखे हैं, है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो डबल बॉन्ड है वो 6 और 3 का जो ऑर्बिटल है, यहाँ पे जो 6 का और 3 का ऑर्बिटल है, ये भी तो क्या कर सकता है, ओवरलैपिंग कर सकता है ना, ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। तो वाकई होता है ऐसा भी कि बेंजीन 3 और 6 के दरमियान भी डबल बॉन्ड बना सकती है, तो इसकी वजह से 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दो, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर हो गया। एक और पॉसिबिलिटी है, वो क्या है, वो बच्चों ये है हमारे पास कि डबल बॉन्ड जो है वो 2 और यहाँ पे कौन सी पोजीशन होती है, 5, ठीक, इनके दरमियान बन जाए, यानी कि ये और ये आपस में ओवरलैपिंग कर लें, ठीक, तो उसकी वजह से ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये 3 स्ट्रक्चर एक जैसे हो गए, ये 2 स्ट्रक्चर एक जैसे हो गए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं दीवार स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसको बोलते हैं कैक्यूल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैक्यूल स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं दीवार स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर हम बात करें बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर की, बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर की, कि एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, तो आपने पहले तो बात ये देखा कि बेंजीन के रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कितने हैं, 5 रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हैं। तो 5 स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा हैं एक मालिक्यूल के, ठीक है ना। इसी वजह से हम कहते हैं कि जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल होता है। दूसरी बात कि बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना, ये जो बेंजीन मैंने बनाई है इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, ये वाला 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 होगा, ठीक है ना। तो बच्चों जिसके रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, तो जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है ना उसमें जितनी उसके रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होंगे उन सब की खसूसियत मौजूद होंगी, यानी कि वो सारे के ऊपर बेस होगा, ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं कि जो बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसमें कभी डबल बॉन्ड 1 और 2 में आ रहा है और कभी डबल बॉन्ड 1 और 6 में आ रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि 1 और 2 और 1 और 6 में ना बनाओ, आप क्या करो, एक सर्कल बना दो बेंजीन के अंदर, जो कि ज़ाहिर करेगा कि ये सारी कार्बन्स क्या हैं, एक जैसी है, ठीक। अब बात करें कि ज़्यादा स्ट्रक्चर ये वाले होते हैं, ये वाले होते हैं, तो बच्चों 80% जो कंट्रीब्यूशन होती है ना बेंजीन के स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, वो होती है कैक्यूल के स्ट्रक्चर की रेजोनेंस के अंदर, और इसकी सिर्फ और सिर्फ 20% होती है। इसकी 20% क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे
जो पाई ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है वो एक इसका है, एक इसका है, ठीक है ना। मतलब अपने ये जो इसका नेबर है, जो इसका हमसा है, उसके साथ ओवरलैप करने की बजाय ये कर रहा है चौथे बंदे के साथ जाके ईराना बना रहा है, ठीक है ना। तो जो कि क्या है, थर्मोडायनामिकली फेवरेबल नहीं है इतना ज़्यादा। तो यहाँ पे ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है ना, तो थोड़ी सी मुश्किल से होगी। इस वजह से ये क्या है 20% होता है और ये क्या होता है 80% स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हम दिखाने के लिए क्या करते हैं, बेंजीन इस तरह से साइक्लोहेक्सेन बना के उसके अंदर एक सर्कल बना देते हैं जो कि रिप्रेजेंट क्या करता है। जब हमने एक्सरे स्टडी का टॉपिक पढ़ा था वहाँ पे हमने बात की थी कि जो बेंजीन का अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 1.39, है ना, बात की थी ना, याद हो। तो आपको पता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। और इसी तरह कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अंदर बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। लेकिन बेंजीन की कितनी आ रही थी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बच्चों, वो आ रही थी 1.39 और ये सिर्फ इन दो कार्बन की नहीं आ रही थी, बल्कि अगर आप इन दोनों कार्बन को देखो तो वो भी 1.39 है, इन दोनों को देखो तो वो भी 1.39 है, इन दोनों का बॉन्ड लेंथ देखो तो वो भी 1.39 है, इन दोनों का भी 1.39 है, इन दोनों का भी क्या है 1.39 है। यानी कि जितने भी बॉन्ड हैं बेंजीन के अंदर वो सारे क्या हैं 1.39 एंगस्ट्रॉम के इक्वल है। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के, इस स्ट्रक्चर को देखो ज़रा, यहाँ पे 1 और 6 के दरमियान क्या है सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ इतनी नहीं होनी चाहिए थी, 1.54 नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी थी 1.54। और अगर इस बॉन्ड को देखो तो ये डबल है, तो डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो इतनी होनी चाहिए थी इसकी, लेकिन आ क्या रही है, इसकी भी 1.39 आ रही है, इसकी भी 1.39 आ रही है। ये क्या चक्कर हो गया, ठीक है ना। असल में इसमें क्या है, इसमें बच्चों रेजोनेंस है, ठीक है ना। बॉन्ड क्या है घूम रहे हैं इस तरह से, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है। तो कोई भी बॉन्ड इसमें परमानेंटली सिंगल नहीं है और कोई भी बॉन्ड इसमें परमानेंटली डबल नहीं है, बल्कि क्या है दोनों के दरमियान में है। तो इसीलिए बॉन्ड लेंथ जो है वो ना ही 1.34 है ना ही 1.54 है, बल्कि उन दोनों को सेंटर में आ रही है और वो कितनी है 1.39 एंगस्ट्रॉम। इट्स मीन कि बेंजीन के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड और कोई भी सिंगल बॉन्ड परमानेंटली नहीं है, बल्कि उनके क्या है दरमियान में है। इसीलिए हम बेंजीन का स्ट्रक्चर जो बैटर ड्रा करते हैं वो क्या करते हैं साइक्लोहेक्सेन बना के इस तरह से, ठीक है ना, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना के उसके अंदर आपने करना है एक सर्कल लगा देना है जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि ये दोनों कार्बन ये दोनों कार्बन ये सारी कार्बन्स क्या हैं बिल्कुल एक जैसी हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास रेजोनेंस मेथड और बेंजीन का स्ट्रक्चर हम इस तरह से अच्छे से ड्रा करते हैं।